हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यू करेंगे फ्रॉम एमएल अग्रवाल बुक, जो क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए आई जे है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, राइट। स्मॉल ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है 3। और जो कैपिटल ए आई जे है वो हमारे कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। स्मॉल ए आई जे का जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल ए आई जे होगा। तो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो अगर ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है गाइस, यानी कि यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट होंगे, A11, A12 और A13, देन A21, A22 और A23, राइट। देन A31, A32 और A33। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस, आपको मालूम है, अगर हम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके एडिंग करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा निकल करके आता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए में है ये A11, ये A12 और ये A13, A11, A12 और A13। तो अगर मैं इस A11 के साथ में इसी का कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर ले लूँ तो A11 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, इसमें एडिंग कर देंगे A12 का कोफैक्टर, तो A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा, राइट। देन A13 को देखेंगे तो एडिंग करेंगे A13 और इसका कोफैक्टर कैपिटल A13। तो ये जो अभी हम नोटेशन लिख रहे हैं इसको अगर इवेल्युएट किया जाएगा तो ये हमारा इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो देखो, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13। यानी कि आप ये कह सकते हो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रो 1 के अलोंग ओपन कर दिया, और ये बाई चांस है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसके ऊपर सेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट हम। जैसे ऑप्शन नंबर बी देखो आप, ऑप्शन नंबर बी में A11 लिया है, फिर इसके बाद A12 लिया है और फिर A13 लिया है, यानी इसी रो 1 की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने इसके साथ में कोफैक्टर चेंज कर दिए। भाई A11 के साथ में कोफैक्टर कैपिटल A1 तो एकदम सही है, बट यहाँ पे जो ये A21 लिया हुआ है ये गलत है, ये A21 नहीं होना चाहिए था। और इसी तरह यहाँ पे जो ये A31 है ये भी नहीं होना चाहिए था, ये इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन गलत है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर स्मॉल A12 है तो हमें यहाँ पे कैपिटल A12 चाहिए, और अगर यहाँ पे स्मॉल A13 है तो हमें कैपिटल A13 चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको कॉलम 2 पे ओपन करते, कॉलम 2 वाला आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था, तो कॉलम 2 पे ओपन करते तो हम इसको लिखते स्मॉल A12, उसके बाद स्मॉल A22, उसके बाद स्मॉल A32। अब मुझे इन्हीं के साथ ना कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर लगाने पड़ते, तो A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 इसमें एडिंग कर देते, A22 का कोफैक्टर A22 आ जाता, राइट। A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32 आ जाता। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो ये हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। इसी तरह गाइस, आप मुझे बताइएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को R3 से ओपन करेंगे, रो 3 से अगर ओपन करेंगे, तो कोफैक्टर नोटेशन में इसका वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड यानी कि चेंज नहीं होना। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कब चेंज नहीं होती ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 9। सही है गाइस, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। और अगर हम अभी इस टाइम पर इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 18 माइनस में 12 यानी कि 6। तो अब ऑप्शन ए कह रहा है 2 रोज आर इंटरचेंज। 2 रो को हमने चेंज कर दिया। हमने क्या करा गाइस, 2 रोज को चेंज कर दिया। अब 2 रोज को चेंज करने के लिए यार हमें तो 3 क्रॉस 3 लेना पड़ेगा। चलो, ये एग्जाम्पल नंबर जो इसका ए ऑप्शन है मैं आपको 3 क्रॉस 3 लेके समझा देता हूँ, ठीक है। 3 क्रॉस 3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है।
ये वाला ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि दो रो को इंटरचेंज कर दो, तो ये वाली हमारी रो 2 है और ये वाली हमारी रो 3 है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। तो अगर गाइस अभी आप इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करोगे ना, इसका तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 1 होगा, लेकिन हम जब इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे ना तो इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं आएगा। आप वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और चेक करो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, फटाफट से चेक करो एक बार। यस गाइस, वेरी वेरी गुड, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -1। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में तो चेंज हो गई। इसी तरह ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 कॉलम आर इंटरचेंज, तो जैसे हमने रो चेंज करी है, अगर कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तब भी हमारी वैल्यू में साइन का फ़र्क आ जाएगा। अगर पहले आंसर +1 था तो बाद में वो +1 हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अब ऑप्शन सी कह रहा है एवरी एलिमेंट इन ए रो, इसको रहने दो, रो से काम चला लेते हैं। एवरी एलिमेंट इन ए रो इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। अब इसको मैं आपको फर्स्ट वाले एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो ये एक मैट्रिक्स था 2x2 का, इसका डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप रो के सभी एलिमेंट को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लेते हैं हमने इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई रो 1 तो ये वाली है, 2 और 3 हमारी रो 1 है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 और 9 सेम रहेगा। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करो कितना आएगा। देखो 4 9 ज़ा 36 एंड 4 6 ज़ा 24। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा चेंज हो गया, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो बचा हुआ ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गाइस क्वेश्चन 3 कहता है इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भाई नॉट ट्रू का मतलब क्या आ गया, फॉल्स, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है, राइट। तो ये तो एकदम करेक्ट है कि अगर हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करेंगे और ए का डिटर्मिनेंट करेंगे तो सेम होगा। बी कहता है अगर आप के इंटू में ए का डिटर्मिनेंट करोगे तो के की पावर 3 बाहर आएगा, क्योंकि के स्केलर है, ये भी एकदम सही है। सी कहता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कैन नेवर बी इक्वल को फैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। भाई ये स्टेटमेंट तो मुझे बहुत गलत लग रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए का माइनर फाइंड करेंगे और उसी सेम एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता। बल्कि हमने देखा है हम जब को फैक्टर फाइंड करते हैं तो जो हमारे इवन को फैक्टर होते हैं वो इवन माइनर के इक्वल होते हैं, क्योंकि हम जब को फैक्टर डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो ओड प्लेसेस के को फैक्टर होते हैं उन्हीं का तो साइन चेंज होता है। समझ लो ना मेरी बात आप। जैसे ये A11 है, तो A11 का अगर हम को फैक्टर देखेंगे तो गाइस इसके आगे तो प्लस का ही साइन रहेगा ना। तो A11 के चाहे माइनर की बात करें चाहे कोफैक्टर की बात करें, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, राइट। और अगर मैं A12 का बात करूँगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू कैसे चेंज होगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बट जो हमारे इवन कोफैक्टर होते हैं और इवन माइनर होते हैं वो वाले हमेशा सेम होते हैं। तो ये जो कैन नेवर लिखा हुआ है ये वाली बात यहाँ पे गलत है, यानी कि इसके अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस। गाइस ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का है और ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, हमारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग भी इस लेवल के क्वेश्चन मत करना। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसको भी डिलीट कर दो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारे एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। हम अगर इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, एंड 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ -8, एंड 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -15 आएगा। सो माइनस ऑफ -15, एंड बीच में क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। सो वैल्यू बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस में 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आएगा ना, दो माइनस आएंगे तो ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे।
+15 और -8 करेंगे तो +7 आएगा। 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x² का वैल्यू 27 बनेगा। और हम कह सकते हैं कि हमारे x² का वैल्यू सिंपल सिंपल 9 बनेगा। सिंपल सिंपल 9 आने का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है तो दो वैल्यू निकलेगी, प्लस और माइनस √9। एंड हम सब जानते हैं गाइस √9 होता है 3, तो आंसर होगा +-3। +-3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 7 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, आप इसको क्रॉस कर दोगे। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर का मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे, मैं मान लेता हूँ ये ए है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो बेसिकली हमें इसका डिटर्मिनेंट 0 से इक्वेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉलम 1 से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम 1 से हम इसको ओपन करेंगे। तो कॉलम 1 में सबसे पहले ये 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 आ गया। इसके बाद फिर ये 1 है यानी कि ये माइनस का 1 आ गया। और फिर ये दोबारा से +4 है तो यहाँ पे दोबारा से ये +4 आ गया। इसके साथ हमें 2 क्रॉस 2 के अपना मैट्रिक्स चाहिए। तो 1 के लिए हमने इसको और इसको रिमूव करा तो यहाँ पे आ गया x 6 x² और 9। ठीक है, फिर इस वाले 1 के लिए हमने इनको रिमूव करा और इसको रिमूव करा तो वैल्यू आ गया 3 6 9 और 9। ठीक है गाइस, देन हमने 4 के लिए इसको रिमूव करा तो वैल्यू आ गया 3x 9 और x²। और हमें लिखना है कि इसका टोटल वैल्यू है इक्वल टू 0। तो देखिए गाइस सोल्व कैसे होगा ये वाला। वंस का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो सिंपल आप सोल्व करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 9x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x²। फिर ये नेगेटिव आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 में 27 को माइनस करेंगे, 14 में 7 माइनस करेंगे 7 और 4 में 2 माइनस करेंगे 2। तो हमारा वैल्यू आएगा ये -27। राइट, ब्रैकेट में लिख देंगे -27। अरे समझ रहे हो ना गाइज आप, यहाँ मल्टीप्लाई करा तो +27 आया, इधर मल्टीप्लाई करा तो 54 आया, बट हमने माइनस करा क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल होता है माइनस करना। तो 54 का आएगा, नेगेटिव साइन है तो -27 आएगा। इसी तरह यहाँ पे +4 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 3x², इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा 9x। इनको माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है गाइस, अब जो हमें वैल्यूज नज़र आ रही हैं इनमें से हम फाइंड करेंगे लाइक टर्म कौन कौन सी हैं और प्लस माइनस करेंगे। तो भाई देखो 9x सेम रहेगा, -6x² सेम रहेगा, ये +27 हो जाएगा। यह आ जाएगा अपने पास प्लस में 12x² एंड 4 9 से 36, तो माइनस में 36x इक्वल टू में 0। ठीक है गाइस, ये जो प्लस का 27 है ये लास्ट में आ जाएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। ये -6 है और ये +12 है, यानी कि प्लस में 6x² हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे +9 है और यहाँ पे ये माइनस में 36 है। माइनस के 36 में अगर 9 किया जाएगा तो वैल्यू बन जाएगा -27x, तो ये आ जाएगा -27x +27 इक्वल टू 0। हम इस पूरी इक्वेशन को गाइस 3 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो गया, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो गया, ये भी 3 पे डिवाइड हो गया, ये भी 3 पे डिवाइड हो गया। हर एक वैल्यू को हमने 3 के टेबल पे डिवाइड कर दिया। राइट, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2x² माइनस में 9x प्लस में 9 इक्वल टू में 0। नाउ 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। हमें 18 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे हमारे पास 9 आ जाए। तो 6 और 3 को प्लस करेंगे तो वैल्यू 9 आएगी, 6 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो ये बन जाएगा 2x² -6x -3x प्लस में 9 इक्वल टू में 0। फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट x माइनस में 3 रहेगा। लास्ट के 2 पार्ट्स में से -3 कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट x माइनस 3 रहेगा और इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 3 सेम ब्रैकेट है, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट हो गया एंड सेकेंड ब्रैकेट 2x माइनस 3 आ गया, दिस वैल्यू इक्वल टू 0।
एक बार लिखेंगे x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि x का वैल्यू 3 बन जाएगा। और एक बार लिखेंगे 2x माइनस में 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो 3 और 3/2 अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, ओके। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11 अगेन डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। अगेन गाइस क्वेश्चन नंबर 12 हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हमारे एग्जाम में आएगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ओके गाइस, तो हमें अब बताना है इसके अंदर कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये वाला तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो ये सही होता, अभी के लिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। एंड जो ऑप्शन बी है कि ए इनवर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी ना इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इनवर्स के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इनवर्स का मतलब है दिस इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वाली भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था। ठीक। एंड गाइस इसके ऑप्शन नंबर सी को चेक करने से पहले आप जो इसका राइट हैंड साइड है इसको करेक्ट करो। ये ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। सही है गाइस, भाई ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट का मतलब है ए कोई मैट्रिक्स है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट करो। और ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर का मतलब है जो भी आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। तो पहले आप इसको करेक्ट करो तब जाके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। एंड अब आप देखो ऑप्शन नंबर सी को अंडरस्टैंड करो। मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। तो ये जो ए इंटू में ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो ये वाला जो ट्रांसपोज वाला पार्ट है ये तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, और इसके साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा। ए की चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर तो इसके इक्वल है, यानी कि जो नॉट इक्वल है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, यहाँ पे अगर इक्वल होता तो ये सही हो जाता। इसी तरह आप ये वाली प्रॉपर्टी 4 में अप्लाई कर दो, तो डिटर्मिनेंट जो दे रखा है ट्रांसपोज वाला जो पार्ट है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 2 गुना हो जाएगा। राइट गाइस, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तो बिल्कुल ही सही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ ना कुछ तो होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है यानी कि आइदर जीरो से ग्रेटर है और जीरो से स्मॉलर है, राइट। अगर जीरो से ग्रेटर है तो भी ये जीरो नहीं आ पाएगा ऐड मल्टीप्लाई होने के बाद, राइट। और अगर जीरो से छोटा है तब भी जीरो नहीं आ पाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में जो नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है वो एकदम सही बात है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट है। इसी तरह गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बोला जा रहा है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि वही बात है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है बट ज़ीरो नहीं है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि हमें फाइंड करना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है क्या वो, ये गलत लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, करेक्ट करो इसको। ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। सही है, करेक्शन कर लेना गाइस वरना आगे जाके रिवीजन के टाइम पे ना दिक्कत आ जाएगी। तो भाई जो अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, जहाँ पे ये n होता है ऑर्डर।
ये n क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस में 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि ये एकदम करेक्ट है, राइट। ए इनवर्स का भी अगर इनवर्स करेंगे तो ए होगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करें तो ये बी और सी इक्वल नहीं होगा। क्या बात कर दी इसने भाई, अगर मैं इसकी तो दोनों तरफ इनवर्स इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स और ए आई हो जाएगा, ए इनवर्स और ए आई हो जाएगा। बेसिकली आप ऐसे समझो जैसे मल्टीप्लाई रूल में हमने ए और ए को काटा मार दिया हो, तो बी और सी हमारा बराबर आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि बी और सी इक्वल नहीं होगा, गलत बात है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी ही है, बी और सी इसके अंदर इक्वल होगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, अगर हम ए इंटू में बी का इन्वर्स करेंगे तो वो बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स होता है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है वो। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, ये एक मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब ए और बी दोनों का ही डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ए और बी दोनों का ही डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है तो अगर जीरो नहीं है तो तो आगे क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी जीरो नहीं होगा। भाई बिल्कुल सही बात है, जब ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, बी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो कैसे होगा। तो हम इसके ऊपर स्टार लगा लेते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है ए बी इज सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। अरे ऐसे कैसे आ गया, ना ए का वैल्यू जीरो है ना बी का वैल्यू जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जीरो कैसे आ जाएगा, तो ये गलत है। भाई ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है, मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया ना, देखो ये जो ए इंटू में बी का इन्वर्स होता है उसमें बी इन्वर्स पहले होता है, ए इन्वर्स बाद में होता है, राइट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, सी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये कह रहा है ए बी इज़ नॉट इन्वर्टिबल, अरे क्या बात कर दी भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। और आपको मालूम होगा हम जब ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नोट करते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला वैल्यू जीरो नहीं है, तो बिल्कुल सही है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है तो हम ए इनवर्स अपने आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है कि हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत लिखा हुआ है। ए और बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, राइट। तो 15 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर मैट्रिक्स ए है कोई, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है और ए की जो क्यूब है वो आई के इक्वल है, तो बताइए ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो आई का वैल्यू दिया हुआ है वो ए की पावर 3 के इक्वल है। हमें ए इनवर्स को डिटरमाइन करना है तो दोनों तरफ हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई इज़ इक्वल टू में ए की पावर 3 है। हमें ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स को यहाँ मल्टीप्लाई और ए इनवर्स को यहाँ मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका ए इनवर्स, और ये पावर रूल की तरह पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो जो ए इनवर्स है गाइस वो ए स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गाइस, ए का हमें वैल्यू दिया हुआ है और ए इनवर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स का वैल्यू बताओ। अब बहुत से बच्चे लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो ए इनवर्स है तो क्यों ना ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल मत करना। इसके अंदर अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ तो भी वैल्यू हमारा आई होएगा, और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो भी हमारा वैल्यू आई आएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई भी आप यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर ए इनवर्स के साथ तो ये वैल्यू आएगा आई। आई बोले तो भाई बताओ क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x और 0 जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल सिंपल आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x, राइट। फिर यही वाला 2x और 0 जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल वैल्यू तो भाई हमारी ये 0 ही रहेगी, इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह जो ये x और x है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये x और x है इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ पे दोबारा से 2x आ जाएगा। अब गाइस देखो कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो 2x है इस 1 के इक्वल है, ये वाला भी 2x इस 1 के इक्वल है। सिंपल सी बात है, 2x की वैल्यू 1 है यानी कि x की वैल्यू 1/2 है। 1/2 बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 को करने के लिए हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं एड जॉइंट ऑफ a से, अगर a को मल्टीप्लाई करते हैं एड जॉइंट ऑफ a से, तो ये वाला वैल्यू इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, a को अगर हम एड जॉइंट a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला वैल्यू इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो क्वेश्चन कहता है आप बताइए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। तो गाइज आप एक काम करिए, इसमें से -3 कॉमन ले लो। जब आप -3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये है हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो -3 के साथ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो आई के साथ में ये जो -3 है, ये -3 क्या होना चाहिए गाइस, वेरी वेरी गुड, डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया भाई, -3 आ गया। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 भी वैसा ही है। आप क्या करेंगे, इसमें से आप -2 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप -2 कॉमन लेंगे तो आपके साथ में डेफिनेटली आई आ जाएगा, राइट। तो आई के साथ में -2 है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है वो हमारा -2 है। ओके गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है हमारे पास गाइस -2। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों करा, क्वेश्चन तो कह रहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताना है। अरे यार मैंने आपको अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया, एक प्रॉपर्टी के नाम पर आया था कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की n क्या है, यहाँ पे 3 है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर 3 है। तो 3 - 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 है। तो गाइस अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा तभी तो पावर 2 करेंगे। तो -2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर होगा हमारा 4 4 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से करिएगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 से बिल्कुल ही अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना है, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए जो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। तो हम क्या करेंगे गाइस, इस वाले रो 1 में से ए कॉमन ले लेंगे, रो 2 में से ए को कॉमन ले लेंगे, और रो 3 में से भी ए को कॉमन ले लेंगे। तो टोटल मिलाकर के गाइस हमारे पास 3 ए कॉमन आ जाएंगे। कितने कॉमन आ जाएंगे गाइस, ये 1 2 3 ए कॉमन आ जाएंगे, एक रो 1 से, एक रो 2 से, एक रो 3 से। यानी कि हमारा वैल्यू बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, और साथ में ए कॉमन ले लिया हमने तो 1 0 0, फिर से ए कॉमन है तो 0 1 0, और फिर से ए कॉमन है तो 0 0 1। ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो ये तो वैल्यू आ गया ए की पावर 3। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो ए की पावर 3 है। गाइस जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या है, ए की पावर 3 है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताना है तो ये डिटर्मिनेंट की पावर 2 होती है। सर कैसे, देखो यहाँ पे बताया ना मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 होता है अगर ऑर्डर 3 होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है हमारे पास ए की पावर 3, तो ये बन जाएगा ए की पावर 3 और ऐसे होल पावर 2, यानी कि टोटल वैल्यू रहेगा ए का पावर 6, और ए का पावर 6 है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है गाइस, 20 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है। 19 में आपको ये कंडीशन दिया हुआ था, अलग अलग था। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ए दिया हुआ है, ये अलग है। ठीक है गाइस, ध्यान से करिएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करा, तो इसमें भी हम ए इनवर्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस आई का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो देखो जो ये वाला आई है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, तो यहाँ पे रहेगा प्लस आई इज इक्वल टू, ये ए इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस ए, ये ए स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस में ए स्क्वायर। और अब हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आई के साथ में भी ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करा, ए के साथ में भी ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करा, और ए की पावर 2 में भी हमने ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे पावर 1 है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए की पावर 0 हो जाएगा। ए की पावर 0 मैट्रिक्स नोटेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे पावर कम करेंगे तो सिंपल सिंपल ए आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। यानी कि गाइस ए इनवर्स आएगा आई माइनस ए, और आई माइनस ए है ऑप्शन नंबर डी में। देखो इन्होंने यहाँ पे ए माइनस ए भी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना, आंसर होगा आई माइनस ए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ए और बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, यानी कि हम इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए वाला तो भाई अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, इन्वर्स का डिटर्मिनेंट करोगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वर्स के इक्वल होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा में कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ए इन्वर्स प्लस में बी इन्वर्स लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, ए बी है तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। ये जो ऑप्शन नंबर बी में गाइस लिखा हुआ है ना, ये पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है, मालूम ही नहीं है क्या है एक्चुअली में ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फॉल्स है, 100% फॉल्स है, क्योंकि मालूम ही नहीं है क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कोर मैथ्स की एनसीईआरटी है ना उसका क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन बताना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो भाई डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है जो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को असाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नंबर बोलें तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू जो फाइंड होता है वो एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम असाइन करते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। 24 क्वेश्चन गाइस लास्ट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। के कौन से वैल्यू पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एंड गाइस आप जानते हैं कि ए इनवर्स का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा इक्वल टू 0 हो गया तो वी आर अनेबल टू फाइंड द इनवर्स। तो वही कह रहा है कि ये इनवर्स नहीं आना चाहिए, तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तभी हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना है, तो उसको इक्वेट करना है 0 से। तो 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, के को 2 से करेंगे तो 2 क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -6, यहाँ पे माइनस में 2 के, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पे 6 कैंसिल 3 पे, यानी कि के का वैल्यू आ गया 3। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको देखने में, बट है बहुत ही आसान। हम क्या करेंगे, ये जो रो 2 है ना, हम इस रो 2 में से x को कॉमन ले लेंगे। तो अगर रो 2 में से x को कॉमन लेंगे गाइस, तो साथ में रिमेनिंग रहेगा 2 3 2 1 1 1, x कॉमन आ गया ना, तो 1 1 1 एंड 4 9 1। ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर एडिंग करना है 3 और इसको इक्वेट करना है 0 से। गाइस ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो x के साथ में हम डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं, इसको r1 पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, r1 की हेल्प लेके सोल्व कर लेते हैं। तो ये वाला 2 है, तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे, देखो आप मेरा येलो वाला पेन ध्यान से देखो, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 9 को 1 से करेंगे 9 आएगा, बट 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो -8 आएगा। तो 2 के साथ में -8 आ गया। फिर यहाँ -3 आएगा, -3 में ये वाला 1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये वाला 4 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस करेंगे तो -3 आएगा, तो -3 आ गया। फिर इस वाले 2 की जगह पे यहाँ पे आएगा +2, तो +2 पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से करेंगे तो वैल्यू 9 आएगी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 4 आएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, इसमें ऐड करेंगे 3 और इक्वेट कर देंगे 0 से। बल्कि हमें काम करते हैं, इस 3 को यहाँ पे ले जाते हैं तो वो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा x मल्टीप्लाई 2 को 8 से करेंगे तो -16,
-3 को -3 से करेंगे तो +9, यानी कि ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -7। एंड 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, तो +10 करेंगे तो वैल्यू +3 हो जाएगी, यानी कि यह आ गया 3। 3 से 3 कैंसिल करा तो x का वैल्यू आ गया -1। भूलना मत गाइस, यहाँ माइनस है तो -1 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वैसा ही है जिसमें अभी हमने इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन किया ना, तो ये वही कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका वैल्यू 0 है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और इसको 0 से इक्वेट करना है। तो हमें काम करते हैं इसको ना गाइस, हमें काम करते हैं इसको गाइस, रो 2 पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो रो 2 पे सबसे पहले माइनस लैम्डा आएगा। ठीक है, रो 2 पे ओपन कर रहे हैं तो माइनस लैम्डा आएगा, और इसके बाद ये वाला -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4, फिर ये वाला 1 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3, -4 -3 विल बी -7। ठीक है, ये 0 को तो लिखने की नीड नहीं है, फिर 7 पे पहुंच जाएंगे तो ये 7 में नेगेटिव ही आएगा, तो -7 के साथ में ये वाला 2, देखो ना ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो 1 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू हमें 0 लेना है। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 7 लैम्डा माइनस में 7 इक्वल टू 0, यानी कि 7 लैम्डा इक्वल टू 7, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का गाइस आंसर आ गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और हमें बताना है, मतलब दिया हुआ है जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 2 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। भाई देखो ये वाला जो माइनस है ये वाला -1 बाहर आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट, फिर ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट जो है वो ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, तो ट्रांसपोज की जगह पे भी यही आ जाएगा, तो -1 इंटू में डिटर्मिनेंट ए इंटू में डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, यानी कि माइनस डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए है 2, तो -2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो -4 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, 28 क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है गाइस। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 5 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए गाइस, हम जब इसमें से 2 को बाहर लेंगे तो अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले एक स्केलर वाला क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था डिटर्मिनेंट के ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे k की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, और k की पावर n में जो n है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और k का वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 3 के साथ में ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा, और हमने अभी देखा कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, यानी कि 2 की पावर 3 जो है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, 2 की पावर 3 8 आ गया, डिटर्मिनेंट ए 5 है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, ओके, कहीं कोई डाउट है आपको? वेरी वेरी गुड। नाउ 29 क्वेश्चन में कहते हैं कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, और जो ए स्क्वायर का वैल्यू है वो हमें 3 ए के इक्वल दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो क्या होगा। तो देखिए गाइज, हमें काम करते हैं, यहाँ पे जो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, और इसके इक्वल टू में लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है गाइज, हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इक्वल टू में आएगा 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ठीक है गाइस, तो ये बन गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये वाला 3 बाहर तो आएगा, ठीक है ना, वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी k टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू में k की पावर में n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 3 साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बना 3 की पावर 3 यानी कि 27 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स का लास्ट एमसीक्यू था, जो हमने अच्छे से सोल्व कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दोबारा से सोल्व करवा दूंगा गाइस। ओके, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रिमेनिंग चैप्टर के एमसीक्यू का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। बाय बाय एवरीवन गाइस, बाय बाय। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आपको इन जो मैंने अभी आपके सामने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, जैसा मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, तो अगर आपको इनका हैंड रिटन चाहिए, ठीक है, जो मैंने लिखा है सेम टू सेम अगर आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका हैंड रिटन चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो और इसका हैंड रिटन डाउनलोड कर लो। ओके गाइस, बाय बाय।